हाँ तो बच्चों नमस्कार। हमने आपको कक्षा 10 में अपने पिछले वीडियो में बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं चैप्टर में हमारे नियमों को बताया हमने कि क्या क्या नियम हैं। उसी में आपका एल्गोरिथम का नियम था जिसका प्रयोग करके हम किन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे उस सवाल को पूछ सकते हैं। और उसी से आगे बढ़ते हुए हमने एक एग्जाम्पल आपको लिया था जो अंकों पर निर्धारित था, और हमने उसको आपको समझाया था। उससे आगे कि हमें और किन टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो उससे हम आपके सामने आज उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, मान लीजिए मुझे आपको एक क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। आपको 8 से विभाज्य है यानी सिद्ध करना है। क्या क्वेश्चन है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो सॉल्व करने से सबसे पहले हमें जानना है कि विषम धन पूर्णांक क्या होता है, किस रूप में होते हैं विषम धन पूर्णांक। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि n एक विषम धन पूर्णांक होगा तो वह 4q प्लस 1 4q प्लस 3 या इस टाइप का होगा कि 2q प्लस 1 2q प्लस 3 इस टाइप का होगा। यानी कभी भी हम इन स्थानों पर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 या डॉट 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 करके हम ले सकते हैं 4q प्लस 5 4q प्लस 7 या 2q प्लस 1 2q प्लस 3 2q प्लस 5 2q प्लस 7, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर q का कोई भी मान रख लें अगर तो हमेशा हमें एक कैसा पूर्णांक प्राप्त होगा, धन विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। आपको ये चीजें बताई गई होंगी पहले कि अगर यहाँ q का कोई भी वैल्यू पुट की जाए, एक रखें दो रखें कुछ भी रखें, तो हमारा हमेशा यहाँ से एक धन विषम पूर्णांक मिलेगा हमको। तो इसलिए हमने माना कि अगर n एक विषम धन पूर्णांक है तो इसका मतलब वह किस रूप का होगा, 4q प्लस 4q प्लस 1 4q प्लस 3 इस रूप का होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। तो स्थिति 1 में हम शुरू करेंगे। स्थिति फर्स्ट हमारी क्या कहेगी, माना n बराबर 4q प्लस 1 रखने पर आप जानते हैं बच्चों कि पहला मान लिया मैं ले रहा हूँ, इस पर चेक करने चल रहा हूँ 4q प्लस 1 पर कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होता है कि नहीं होता। तो आप देखेंगे कि कंडीशन हमारी कह रही है n स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, n बराबर क्या रखने पर है 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस हमारा क्या है 1। इस सिचुएशन पे अगर हम चलेंगे, अब आपको पता है कि 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो हमें आइडेंटिटी बताई गई है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, तो एक ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमें बताया गया होगा a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है। तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, इसको भी उसी फार्मूले पर जब
तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 4q प्लस 1 माइनस 1 a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब आप जान गए हैं कि यहाँ हमारा 1 से 1 कटेगा तो ये बच गया 4q, और यहाँ 4q ब्रैकेट में 4q प्लस कितना बचा 2। आपको कभी भी ब्रैकेट से कुछ भी कोई भी अंक कोई भी संख्या कॉमन होती है तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आके 4 दूनी 8 करेगा तो 8q, और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 2q प्लस 1। अतः हमारा बाहर जो है इस पूरी संख्या का गुणांक जो आया है उसके गुणांक में जो अंक है वो 8 है। इसका मतलब है कि n स्क्वायर माइनस 1, यानी पूरी संख्या को अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका मतलब है पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आप कोई भी चेक करना चाहें, कोई भी संख्या यहाँ रखेंगे तो सर्वदा ये 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम लिख देंगे निष्कर्ष में कि अतः n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो एक बार फिर सुनिए। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि विषम पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होते हैं। विषम धन पूर्णांक का मतलब होता है कि जो सम में 1 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दें या 3 जोड़ दें या 5 जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो एक विषम संख्या, एक विषम धन पूर्णांक प्राप्त होता है। और हमें पहले से पता है कि हमारी सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 जो 2 के गुणांक में, जो 2 के गुणांक में हो, 4 के गुणांक में हो, 6 के गुणांक में हो, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर हम लेते हैं कि यह एक विषम धन पूर्णांक होगा तो हम हमेशा वो क्या होगा, 4q धन 1। अभी हमने आपको बताया 4q कैसी संख्या है, धन, ये सम संख्या है, सम धन पूर्णांक है, और उसमें जब 1 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो एक विषम धन पूर्णांक मिलता है। इसलिए हमारा 4q धन 1, 4q धन 3, 4q धन 5, 4q धन 7 ये सारी संख्याएं विषम धन पूर्णांक की श्रेणी की संख्याएं हैं। तो हमारे पास हम अलग अलग स्थितियों में ये चेक कर लें कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 4q धन 1 रखेंगे। किस प्लेस पर रखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो 4q धन 1 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू n के प्लेस पर क्या रख दिया गया, स्थान पर 4q धन 1, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 है यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो हमारे पास सूत्र मिल गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने लिख दिया बगल में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी। उस पर हमने इसको फैक्टर किया तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में प्लस बी, यहाँ एक ऋण धन से कट गया, घट के 0 हो गया, तो यानी यहाँ 4q बचा, यहाँ जोड़ने के बाद 4q प्लस 2। अब हमें पता है कि कभी भी ब्रैकेट में कोई चीज़ कॉमन उभयनिष्ठ मिलती हो तो हमें उसको बाहर कर लेना चाहिए। 2 यहाँ बाहर करेंगे तो 4 में 4 में 2 का गुणा 8 हुआ। अब हमें पता है कि अगर 8 इस गुणांक में आ गया तो इसका मतलब ये कोई भी संख्या होगी, अगर उसके गुणा में 8 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए हम निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, अतः n स्क्वायर 1 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब अगर हमें संतुष्टि नहीं हुई है एक ही स्थिति देखकर तो हम अलग अलग स्थितियों में चेक करेंगे। मान लीजिए दूसरी स्थिति में हम चेक करने चल रहे हैं, स्थिति नंबर 2 में, स्थिति 2 में हम दूसरा मान रखें। तो स्थिति 2 माना n बराबर 4q प्लस 3 रखने पर, फिर चलिए आइए
n बराबर 4q प्लस 3 रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर 4q धन 3 का होल वर्ग और माइनस हमारा 1। अब आपको पता है 1 का मतलब 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। हमें फिर वही सूत्र की जरूरत पड़ी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। अब आपका देखेंगे यहाँ क्या होता है, वही सूत्र, तो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 4q प्लस 3 और माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4q प्लस 3 प्लस 1। अब फिर हमारा देखिए 3 में से 1 गया तो यहाँ क्या आ गया, 4q और धन 2, ये लिख देंगे पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 4q और धन 4। फिर वही, अब बाहर कोई संख्या नहीं है, दोनों ब्रैकेटों में संख्याएं हैं और दोनों में से उभयनिष्ठ है। पहले ब्रैकेट से क्या उभयनिष्ठ में क्या कॉमन हो रहा है, 2, तो 2 को बाहर लाएंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2q और प्लस 1। यहाँ क्या बचेगा, दोनों क्या कॉमन है, 4 कॉमन, 4 कॉमन होने के बाद यहाँ बचेगा q प्लस 1, यानी 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 बाहर आ गया है और यहाँ बचा 2q धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में q धन 1। इसका मतलब हमने अभी आपसे बताया, अगर 8 यहाँ बाहर है, 8 है, 16 है, 8 का कोई भी गुणांक बाहर है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अतः इस स्थिति सेकंड से भी हमें पता चला कि इसका मतलब n स्क्वायर 1 जो है यहाँ धन विषम पूर्णांक के लिए, किसी भी धन विषम पूर्णांक के लिए हर बार 8 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इस सीरीज को हम अगर और आगे चेक करेंगे 4q धन 5 पर, 4q धन 7 पर, तो इसी तरह से ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो फिर हम निष्कर्ष में लिख देंगे कि अतः जब n कोई धन विषम पूर्णांक होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। फिर ये हमारा निष्कर्ष निकलेगा। इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन किताब में दिए गए होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है प्रश्न उसी को हमें उसी का अनुसरण करना है और उसी के आधार पर, अब जैसे यहाँ धन विषम पूर्णांक कहता है और आप सम धन विषम पूर्णांक ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर विषम कहा है तो विषम लेना है, सम कहा है तो सम लेना है, जो कंडीशन कह रहा है उसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आपके बुक में होंगे आप उसको हल करेंगे। कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताएंगे, उसका निवारण किया जाएगा। अब बेटा इसके आगे हम चलेंगे तो अगला टॉपिक क्या है कि हमने यूक्लिड की प्रमेयिका से अब तक HCF निकाला था, अब हमें किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए आइए हम टॉपिक लिख लेते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है किन्हीं संख्याओं का दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF या LCM निकालने के लिए हमें पिछली क्लासों में भी बताया गया है, कक्षा 8 में आपको बताया गया होगा कि हम कभी भी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है
कि किसी संख्या को, किसी भी दी हुई संख्या को उसके ऐसे गुणनखंडों में विभक्त करना कि जो सबसे छोटे गुणनखंडों में प्राप्त हो जाए, यानी उनके बाद एक के अलावा उसका कोई गुणनखंड ना बचे, तो वही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या हमारी 50 दे दी, अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको काटते जाएंगे, 25 आया, फिर ये 5 से कट रहा है, फिर 5 आया, फिर 5 से कट रहा है, यानी यही इसका अभाज्य गुणनखंड विधि है। जबकि अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं हो सकता, सबसे छोटा गुणनखंड में ये टूट चुका है और इसके वो गुणनखंड क्या क्या है, 2, 5, 5 और 1। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब इस विधि से किन्हीं संख्याओं का जो दी गई हो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ये जानने के लिए आइए हम पहले फार्मूलों को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि अगर किसी भी 2 संख्या का या 3 संख्या का हमें एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसमें से जितने पेयर में नंबर मिलते हैं, जोड़े में, यानी कम घात वाले संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में, तो वही हमारा महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकलता है। जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि 40 तथा 50 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, 40 और 50 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप काटते जाइए छोटी संख्याओं से, सबसे छोटी से 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, क्या आगे यहाँ लिख लेंगे हम 40 बराबर इसमें कितने, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ 5 से, फिर यहाँ 5, ठीक। आपका आ गया 50 बराबर 2। अब देखेंगे यहाँ 2 एक बार, 2 को लिख लेंगे गुणे 5 की घात 2 गुणे 1। अभी हमने बताया था कि किन्हीं 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो मिनिमम घात होती है, यानी न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का या 2 से अधिक तीनों संख्याओं का एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक। तो कम से कम की संख्या की घात का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की सबसे छोटी घात, यहाँ देखिए 2 की 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी 2 की छोटी घात कितनी है, 1 है। तो हमें छोटी लेनी है, किसमें, महत्तम समापवर्तक में, एचसीएफ में। तो यानी 40 तथा, लिख लेंगे 40 तथा 50 का एचसीएफ बराबर, बहुत आसान है, आप दिमाग से केवल समझ लीजिए। सबसे छोटी घात 2 की 3 घात को नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, छोटी वाली घात, यानी 1 बार 2 लेंगे, और गुणे 5 की कौन सी घात इसमें छोटी है, जिसकी घात 1 है, यहाँ देखिए 5 घात 2, यहाँ 1 है, तो 5 की घात 1 वाली संख्या को ले लेंगे।
और आपका इधर क्या है, 1 का गुणा कर लेंगे तब भी वही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, 40 तथा 50 का महत्तम समापवर्त क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यही हमें जानना था कि जो छोटी घातें होती हैं उनको लेने पर। अब अगर कह दिया जाता है कि इन्हीं संख्याओं, आप क्वेश्चन बदल दीजिए, इसको मिटा रहा हूं, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए कि 40 तथा 50 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात है, यानी लघुत्तम समापवर्त, क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, अगर एलसीएम निकालने के लिए आ जाए बेटा तो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। वो बदलाव क्या होगा, सारी चीजें वही रहेंगी, सारी चीजें वही का मतलब हम 40 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 50 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसी तरह लिख लेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि एचसीएफ में छोटी घातों वाली संख्याओं का गुणा होता था, जबकि एलसीएम में बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनखंड किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ठीक, अब बड़ी संख्याओं की घातों का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 बड़ी है जबकि 2 की घात 1 छोटी है। तो बड़ी संख्याओं की घातों का गुणा का मतलब यहाँ अब हम 40 तथा 50 का एलसीएम बराबर लिखेंगे तो होगा कितना, 2 की घात 3, ये बड़ी है, इसमें 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 बड़ी है, तो इसमें फिर गुणे 5 की घात 2 और 1 का मतलब कुछ भी नहीं है, लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 5 की घात 25, 5 की घात 2 का मतलब 25, तो 25 में 8 का गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाता है, 200। यानी 40 तथा 50 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो 200 होगा और जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 10 होगा। अभी आपने देखा तो हमें 2 चीजें ये पता चल गई। अब हम आपको कुछ फार्मूले इस पर लिखा देते हैं और आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। लिख लीजिए आगे, अभाज्य गुणनखंड, फार्मूला लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं 2 संख्या। तो पहले तो क्या होता है, लिखिए 2 चीजें होती हैं ज्ञात करने के लिए। नंबर 1, किन्हीं 2 संख्याओं, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। नंबर 2, किन्हीं 3 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना आपको। अब तक आप वही संख्या का निकालते थे, सूत्र लिख लीजिए इसका डायरेक्ट, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम। माना संख्याएं A, B का एचसीएफ बराबर A, B, माना संख्याएं A, B का एचसीएफ ज्ञात करना। तो क्या होगा, A, B का एचसीएफ ऑफ, माने एचसीएफ ऑफ A, B बराबर क्या होता है, लिख लीजिए। अगर 2 संख्याएं तो उसका एचसीएफ बराबर डायरेक्ट क्या होता है, ये हमारा सूत्र लिख लीजिए, आपको दिया गया है कि जब भी ऐसा करेंगे तो A, B का एचसीएफ
बराबर होता है ए कामा बी का HCF। एक मिनट, ए कामा बी का HCF, हाँ, ए कामा बी का HCF बराबर ए गुणे बी बटे LCM ए कामा बी। मतलब कि दो संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त बराबर उन संख्याओं का गुणनफल और बटे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। और इसी तरह LCM कि उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर निकालना हो तो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल और बटे उन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF ऑफ ए कामा बी। और ध्यान से देखिएगा, ये दोनों शार्ट फार्मूले हैं कि अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का डायरेक्ट HCF निकालना हो तो उनका बराबर क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल बटे उनका लघुत्तम समापवर्त। और अगर उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे उनका महत्तम समापवर्त। ये हो गया किसके लिए, दो संख्याओं के लिए महत्तम और लघुत्तम समापवर्त। अब इसी तरह कभी तीन संख्याएं अगर दी गई हो, माना जैसे बदल दीजिए, सेकंड टॉपिक में आ जाइए। माना तीन संख्याओं पी क्यू तथा आर का HCF तथा LCM निकाल ज्ञात करना। माना किन्हीं तीन संख्याओं P, Q, R का HCF तथा LCM ज्ञात करना। क्या होता है इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए HCF ऑफ P, Q, R बराबर, आपको लिखना है जब ये तीनों संख्याओं का, इन तीनों का गुणनफल यानी P गुणे Q गुणे आपका R गुणे, क्या करना है, अगर तीन संख्याओं का HCF निकालना है तो तीन संख्याओं का HCF बराबर हो जाएगा माने उन संख्याओं का गुणनफल और गुणे LCM, उन संख्याओं का गुणनफल तथा LCM ऑफ इन्हीं तीनों संख्याओं का LCM। कॉमा कॉमा लगा के लिखना है। मतलब कि PQR का अगर HCF चाहिए तो PQR का गुणनफल फिर PQR का LCM और बटे इन्हीं तीनों का LCM, यानी LCM ऑफ P, Q, सॉरी चाप खत्म हो गया थे, P, Q फिर गुणे LCM ऑफ Q, R फिर गुणे LCM ऑफ PQ, QR फिर R, P, ये लिख लीजिए। इसी प्रकार सेकंड में अगर हमें LCM निकालना हो इन्हीं तीनों का यानी PQR का LCM, तो उन्हीं का गुणनफल माने P गुणे Q गुणे R गुणे यहाँ हमारा HCF PQR का HCF पूरे का बटा तीनों का अलग अलग HCF, तो HCF PQ P, Q फिर गुणे HCF PQ, R फिर गुणे HCF R, P। ठीक, ये हमारे 60 फार्मूले, मतलब हमें डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। ये दो के लिए है, दो संख्याओं के लिए इससे पहले लिखा है, और जब कभी तीन संख्याओं का होगा तो उनका मात्र समावर्त निकालेंगे, उन्हीं का गुणनफल गुणे उनका LCM, फिर बटे पहली दो संख्याओं का LCM गुणे दूसरी दो संख्याओं का LCM गुणे तीसरी दो संख्याओं का LCM। ठीक,
और अगर एलसीएम निकालना है तो उसका उल्टा हो जाएगा, उन्हीं का गुणनफल गुणे उनका एचसीएफ बटे पहली दो संख्याओं का एचसीएफ, फिर दूसरी दो संख्याओं का गुणे फिर तीसरी दो संख्याओं का एचसीएफ। आपका ये दो फार्मूले होंगे। अब आज के टॉपिक में बस इतना, फिर अगली वीडियो में इससे आगे हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।